अपने छोटे छोटे बालों का पॉनीटेल बांधे तथा साधारण सा स्कर्ट पहने मैं अलसाई से बिस्तर पर लेटी थी कि माँ ने फरमान जारी किया, इवा कल शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, अच्छी तरह तैयार हो जाना। मैंने तेरे लिए चाइनीज पार्लर से कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। अम्मा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, वो सब कर लेना शादी के बाद। अरे तू तो बड़ी भाग्यवान निकली जो लड़के वाले खुद चलकर आए हैं हमारे दरवाजे तक, वरना आजकल डॉक्टर लड़के के लिए लाखों का दहेज जुड़ाना पड़ता है। सोने पे सुहागा है कि लड़का इकलौता है। चट पंगनी पट ब्याह हो गया और मैं सुशांत की पत्नी बनकर ससुराल पहुंच गई। सुहाग कक्ष साधारण ही सजा धजा था, पर था तो सुहाग कक्ष ही। दिल की धड़कनें तेज होने के लिए यही काफी था। बहुत इंतजार के बाद सुशांत आए, पर ये क्या, न मेरे करीब आए, ना ही कोई मुस्कुराहट, ना ही प्यार के दो मीठे बोल, बस सीधा साधा सपाट स्वर सुनाई दिया, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधे कुएं में गिरती चली जा रही हूँ। देखो इवा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम मेरी माँ की पसंद हो। मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं किसी को प्यार करता हूँ और उसे भूलना मेरे वश की बात नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो पुनः सर्द आवाज में बोले, एक पत्नी का सारा हक तुम्हें मिलेगा, पर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में किसी के अलावा किसी और को कर ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा क्या रह जाता है कि सुनने को। उस रात में वही सिमट कर सो गई। ये तो अच्छा हुआ सुशांत ने मुझे छुपा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति वैसी नहीं थी कि मैं वो सब सहन कर लेती। लेकिन उसके बाद न जाने क्यों और कैसे मुझे सब सहने करने की आदत सी हो गई। सास के कड़वे बोल, ऊपर से सुशांत की उपेक्षा, कैसे सहन किया मैंने, ये सब सोचकर बड़ा अचंभा होता है। क्या शादी के बाद औरत इस कदर मजबूर हो जाती है? वुमेन्स लिव की बातें क्या सिर्फ किताबी है? क्या नहीं किया मैंने सुशांत के लिए? अपना मान, अभिमान, स्वाभिमान सब कुछ तो ताक पर रख दिया था। कभी सोचती हूँ तो शरीर पर जोक रेंगने लगती है। कैसी रात थी वो। अपना स्वाभिमान बेचकर मैं सुशांत के करीब चली आई थी। सुशांत मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले पुरुष हैं। शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तो किसी भी चीज़ से मेरा लगाव नहीं था, लेकिन जाने कब और कैसे मुझे अपनी हर चीज़ से प्यार होता जा रहा है। अब तो लगता है मैं आपसे अलग कभी नहीं रह पाऊंगी। मेरे आंसुओं का असर था, या मर्द की कमजोरी, या उसे अहंग की संतुष्टि। सुशांत ने मेरा समर्पण स्वीकार कर लिया। फिर तो हर रात समर्पण का ये सिलसिला चलता रहा। समर्पण के नहीं, इन्हीं क्षणों में मैंने एक रात सुशांत से पूछा, जब आपको किसी से इतना प्यार है तो फिर आपने माँ को बताया क्यों नहीं? माँ को किसी पसंद ही नहीं थी। दरअसल उन्हें वंश चलाने के लिए पोता चाहिए था, जो उन्हें किटी से मिलने वाला नहीं था। उसे गर्भाशय में ट्यूमर था। वो इतना बड़ा गया कि यदि सर्जरी से निकाला जाता तो कैंसर बन जाता। मुझे अपनी औकात का पता चल गया था। मैं यहाँ पत्नी बहू बनकर नहीं, बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर आई थी। तभी तो मेरे हिस्से में प्रेम के बदले वासना, अपनत्व के बदले उपेक्षा क्यों आई? पहली बार मेरे हृदय में सुशांत के प्रति नफरत का भाव जगा। फिर दूसरे ही पल न जाने क्या सोचकर ये भाव दब ही गया। प्यार शायद है ही ऐसी चीज जो इंसान को इस कदर मजबूर और लाचार कर देता है। वो सब कुछ समझते हुए भी अपने हक, आदर्श, अपने सिद्धांत को ताक में रखकर हर सही गलत को स्वीकारता चला जाता है। प्रिय पात्र को पाने में हर ओर से नाकामयाबी हासिल होने पर वो टूट हो जाता है और झुक नहीं सकता। मैं भी टूट तो चुकी ही थी, पर हृदय के किसी कोने में हार नहीं मानी थी। अचानक जिंदगी ने करवट ली। मैं गर्भवती हो गई। सास जी ने और सुशांत दोनों की खुशी का परवाह नहीं था। सुशांत हर वक्त मेरी सुविधा का ध्यान रखते, बच्चे का मासूम चेहरा के लिए सवाल करते, क्या मैं सचमुच पिता बनने वाला हूँ? सुशांत का प्यार मुझे थोड़ी देर के लिए खुश जरूर कर देता, पर मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती थी। मुझे लगता उनका प्यार मेरे प्रति सिर्फ इसलिए बरस रहा है क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और यही उनका एक कमज़ोर पक्ष था, क्योंकि यह सुख उन्हें
किटी कभी नहीं दे सकती थी। फिर कसूरवार तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा हद तक सह दी, तभी तो वो मात देने पर उतार हो गई। सुशांत की आंखों में 9 महीने बीत गए। मैं लेबर रूम में वो जबरन प्रयास कर रहे थे। हमारे बार प्रसव पीड़ा से अपने साथ हमारी पूरी बगिया में बाहर ले आया था। दूसरी कहानी सड़क दुर्घटना में माता और पिता दोनों को खोने के बाद साक्षी लगभग अवसाद की स्थिति में मुझे इवा चाहिए। बस एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता और पिता दोनों का ही साया छीन लिया तो इससे ज्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। साक्षी बचपन से ही माता और पिता की बहुत ही लाडली थी, लेकिन उनके यूं चले जाने के बाद दिन भर आंसू बहाने के अतिरिक्त साक्षी के पास जब होश आया शेष नहीं रह गया था। वह दुखी मन से घर के सारे काम जरूर करती थी, परंतु उसका दिमाग थे मेरा बच्चा निरंतर से लगभग बाहर हो चुका था। सलामत मजे में सो रहा है। देखो मुझे उसकी आंखों में माता पिता का ही चेहरा ऐसा मत रहता था। मैं तुम्हारे बड़ा झटका लगने के बाद डिलीवरी के वक्त तुम्हारी हालत पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी मंजिल दिखा में ही रह रहे थे। सोचने लगा विवेक क्या एक औरत इतनी स्वार्थी हो सकती है। वैसे भी किटी का हर संभव प्रयास भी करते थे, परंतु माता पिता को खोने का दुख क्या होता है यह भी यह अच्छे से ही जानते थे। इसलिए वह साक्षी को रोने से ही नहीं रोकते थे। उसका मानना था कि रोने से जो आंसू बहाने की साक्षी कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति में सुधार भी आएगा। अब साक्षी ने हर जगह अपना आना जाना लगभग बंद कर दिया था। ना वह किसी से बात करती थी और ना ही किसी के घर आती जाती थी। कोरोना के चलते वैसे ही उसका घर से निकलना कम हो पाता था, परंतु ज़रूरी कामों के लिए भी अब उसने घर से निकलना बंद कर दिया। किसी का फ़ोन भी आता तो वह 1-2 मिनट अनमने मन से बात करती और फ़ोन रख देती। साक्षी की यह हालत उसके मायके वालों से छुपी नहीं थी। माता पिता के जाने के बाद मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी तथा उनका परिवार था। माता पिता को खोने का गम साक्षी के भाई सरस को भी उतना ही था जितना कि साक्षी को, परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने वाला था। साक्षी ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया क्योंकि माता पिता को इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने वहां न जाने का फैसला किया और अपने भाई को फ़ोन करके बोल दिया कि भैया मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। बहन की बात सुनकर सरस ने जिद नहीं की और कहा कि अगर तुम मुझे न आने में कम तकलीफ होती है तो मैं नहीं चाहूँगा कि तू आए। और यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रक्षाबंधन का दिन आया। त्योहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु साक्षी का मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। त्योहार के दिन भी वह बुझी बुझी सी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही विवेक ने दरवाज़ा खोला, सामने साक्षी के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। भाई ने पहले जब भाभी से साक्षी को अपने गले लगाया, उसे संतावना दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि साक्षी दीदी पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या हुआ, आपके भाई भाभी तो अभी जिंदा है। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि पापा मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ। इसलिए आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे दिल से मैं आपको अपनी बेटी का दर्जा दूंगी और माँ बेटी के रिश्ते को ताउम्र निभाऊंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर साक्षी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, परंतु इस बार उसकी आंखों में दुख के नहीं खुशी के आंसू थे। समाज की इस बदलती सोच और मानसिकता से यही संदेश मिलता है कि न तो सभी भाभियां बुरी होती है और न ही सभी ननद। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार ताउम्र हमारे साथ रहते हैं और उन संस्कारों की वजह से हम अपने तमाम रिश्ते और संबंधों को निभाते हैं। परिवार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार की भूमिका मार्गदर्शन की भूमिका से कम नहीं होती। दिल में अगर प्यार बसता है तो रिश्ते निभाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़रूरत है सिर्फ अपने सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाने की, रिश्तों को प्यार से सजाने की और अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों की गरिमा को बनाए रखने की। धन्यवाद।